आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन। मैं आदित्यनाथ योगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। आइए आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवनी के बारे में। संत, सांसद और आज मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो कई संस्थाओं में कार्य कर चुके हैं और इस समय मुख्यमंत्री मीडिया सेल में है। नमस्कार सर, और पहल 24 में आपका स्वागत है। और इस समय एसपी सर है जो मंदिर से इनका बड़ा लगाव भी रहा है और मंदिर के खबरों को इन्होंने बहुत लिखा है। आज इनके ही जुबानी हम जानते हैं गोरखपुर के मठ की कहानी और योगी आदित्यनाथ की जीवन की कहानी। सर, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे मठ में उन्होंने प्रवेश किया, कहां से वो आए थे, संत से लेके सांसद और सांसद से लेके मुख्यमंत्री तक का उन्होंने सफर कैसे तय किया। दरअसल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पौड़ी गढ़वाल के पुंजूर के रहने वाले हैं और बीएससी तक की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। संघ से जुड़े होने के कारण उनका लगाव काफ़ी मठ से रहा। और एक बार अवैधनाथ जी को हार्ट अटैक आया तो वो दिल्ली में भर्ती थे, तो योगी आदित्यनाथ जी वहाँ गए उन्हें देखने और उनकी सेवा वगैरह की। उससे महंत अवैधनाथ जी बहुत ही प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद जब वो ठीक हुए तो उन्होंने योगी जी को गोरखपुर बुलाया। योगी जी गोरखपुर आए और गोरखपुर आने के बाद बड़े महाराज महंत अवैधनाथ जी ने उनसे कहा कि आप मेरी सेवा करोगे। तो योगी जी ने कहा कि बिल्कुल करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने घर जाके और घर के लोगों को भी बता के आइए। बड़े महाराज के कहने के बाद योगी जी अपने गांव गए, अपने माँ बाप को बताया कि वो गोरखपुर जा रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर जा रहे हैं, मठ की सेवा में जा रहे हैं। क्योंकि मठ की सेवा की बात थी इसलिए किसी को ऐतराज नहीं हुआ और महाराज जी गोरखपुर आ गए। इसके बाद बसंत पंचमी के दिन 1994 में उनको उत्तराधिकारी बड़े महाराज अवैधनाथ जी ने घोषित कर दिया। 2-3 महीने तक जब योगी जी का कुछ हाल पता नहीं, गांव पे उनके घर असर बताया जा रहा है कि उनकी माताजी ढूंढती रही और परेशान रही। ये भी बताया जाए कि रो रो कर उन्होंने कई जगहों पे उनके खोजा भी था। जी। दरअसल में हुआ क्या कि जब इनका कुछ 3-4 महीने पता नहीं चला तो उनकी माताजी ने मंदिर के नाम, बड़े महाराज के नाम पत्र भेजा कि मेरा बेटा वहाँ गया हुआ है और उसका कुछ हाल खबर नहीं मिला। तो फिर बड़े महाराज अवैधनाथ जी ने, जो सुनने में आता है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी इनके घर वालों को। फिर इनकी माताजी, पिताजी, भाई बहन सब आए। उस समय इनकी माँ बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। तो अवैधनाथ जी ने कहा कि भाई तुम्हारे 3-4 बेटे हैं, एक बेटा अगर इस मठ की सेवा करेगा तो कोई बुराई नहीं और यहाँ भी वो ठीक से ही रहेगा। इसके बाद फिर वो उनके माँ बाप लौट गए। सर, जैसे उनकी शिक्षा की बात की जाती है तो उन्होंने बताया जाता है कि उन्होंने बीएससी किया था, पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तो कैसे उनका लगाव एक स्टूडेंट थे इस समय और उनका एक मठ की तरफ उनका लगाव होते गया उनका। दरअसल में हमने बताया ना कि वो संघ से जुड़े हुए थे जी, और गोरखपुर के बारे में उनको काफ़ी जानकारी थी। गोरखपुर कई बार आए भी थे जैसा कि लोग बताते हैं। तो उनका लगाव गोरखनाथ मंदिर से हो गया था और उस लगाव की वजह से बड़े महाराज से वो जुड़ गए बहुत करीब, जिसके बाद वो यहाँ के उत्तराधिकारी तक के मुकाम तक पहुँचे। तो ये भी बताया जाता है कि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी चुने गए हैं। अपने परिवार वालों को भी उन्होंने नहीं बताया था कि मैं गोरखनाथ मंदिर का उत्तराधिकारी हो गया हूँ।
नहीं, ये तो हमने अभी आपसे बताया ना कि जब उनके घर के लोग गोरखपुर आए, बड़े महाराज ने पत्र लिख के बताया जी। और बुलाया, तो वो लोग जब आए तो उनको इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि उनका एक बेटा यहाँ का उत्तराधिकारी है, योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी का नाम अजय सिंह बिष्ट था, लेकिन जब उन्होंने दीक्षा ली तो योगी आदित्यनाथ जी के नाम से वो आज जाने जाते हैं। दूसरी बात, योगी जी शुरू में जब यहाँ पे उत्तराधिकारी बने तो बहुत ही शर्मीले थे, इतने शर्मीले थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और किसी से मिलना, किसी से जुड़ना, मैंने उनके शर्मीलेपन को हम क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता जी। बहुत शर्मीले थे। लेकिन समय काल परिस्थिति आदमी को हर तरह से उम्र के साथ साथ उसको आगे बढ़ाती है। सर, आप लोग लगातार मंदिर में जाते रहते थे, पता चलता है, तो क्या स्वभाव उस समय योगी आदित्य जैसे इस टाइम लगते हैं कि कितने बोल्ड हैं, और उस समय उनका क्या स्वभाव था? मैं बता तो रहा हूँ कि मैं 1995 में उनसे जुड़ा, और जब जुड़ा और मंदिर मेरा रूटीन हो गया 2 से 4 घंटा बैठना जाना, महाराज जी के सानिध्य में रहना, तो मुझे भी एक बार की लगा कि हमने शादी क्यों की। मुझे भी एक बार की लगा कि हमने शादी क्यों की, अगर साल भर पहले ही मिले होते तो मैं भी नहीं शादी करता। तो ये एक उनका आभा मंडल था, उनका प्रभाव था। और सबसे बड़ी बात ये थी योगी जी में कि वो बहुत ही शर्मीले थे जी। अगर आप उनसे कोई भी बात अपनी करते तो बहुत शर्मा के उसका जवाब देते थे। और ये क्रम हमें लगता है कि 96-97 तक रहा जी। धीरे धीरे जब उन्होंने मंदिर को, सारी चीज़ों को समझ लिया और धीरे धीरे हर तरीके जो क्षेत्र था उनका, गोरखपुर का, चौक का, जहाँ जहाँ उनका मठ का संपत्ति थी, जहाँ जहाँ दौरा करते रहे, तो उससे उनको, उनका भी हमें लगता है कि एक भय खुला और वो पूरी तरह से मैदान में आए। सर, पहली बार कब उन्होंने चुनाव, गोरखपुर लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था? हमें लगता है वो दौर 1998 का था और बड़े महाराज की उम्र हो गई थी, अस्वस्थ रहते थे, इस नाते उन्होंने योगी जी को 1998 में पहला चुनाव लड़ाया। और आपको एक बात और बता दें कि योगी जी से जब मैं 95 में जुड़ा तो योगी जी को लोगों के बीच जाने के लिए बड़े महाराज जी हमेशा प्रोत्साहित करते थे। और उसकी देन रही कि महाराज जी सहभोज कार्यक्रम की शुरुआत कराया जी। पहला सहभोज जो उस समय, उस ज़माने में हुआ था 95 में, वो हुआ था मधुआपुर मराठा में। और दूसरा सहभोज हमने खुद कराया था अपने गांव सोनबरसा बाबू में। इसके बाद तीसरा जो था वो घुगली में हुआ था। तो इस तरीके से सहभोज का दौर बढ़ता गया। इस तरह से वो आगे बाहर निकलते गए, निकलते गए और उससे सामाजिक समरसता का संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया। अब जैसे हमारे वहाँ जब सहभोज हुआ तो जो भी दलित थे उनके बीच में इन्होंने बैठ के भोजन लिया और सबको आशीर्वाद दिया। तो वो बड़े महाराज की जो सोच थी कि इनको और प्रोत्साहित करके इनको डेवलप किया जाए ताकि ये मंदिर का और मठ का तो विकास और रक्षा करें ही, साथ ही समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनका भी विकास करें। जी। सर, कब इन्होंने 1998 में पहली बार चुनाव लड़ा, और बताया बहुत लोगों को, जैसे बताते हैं कि उस समय जमुना निषाद भी यहाँ से चुनाव लड़े थे, और बताया जाता है कि मतलब जो गोरखपुर लोकसभा सीट है वो निषाद बाहुल्य क्षेत्र है और इसमें दलित और यादव भी है और लगभग 1.5 लाख के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी इसमें हैं। लेकिन उस समय कई लोगों का कहना है और बताते भी हैं लोग कि उस समय जमुना निषाद चुनाव जीत रहे थे, कुछ ऐसी बातें लगा इस तरह। तो क्या मामला था वो? दरअसल मैं आपको बता दूं कि जमुना निषाद 1995 से बड़े महाराज के सानिध्य में आ गए थे और योगी जी के साथ सीधे जुड़े हुए थे। जमुना निषाद थे, ज्ञान शाही थे, लालजीत सिंह हैं, राघवेंद्र सिंह हैं, भिखारी हैं, भिखारी प्रजापति हैं पुरुआ के। ये सारे लोग की एक 8-10 लोग की टीम थी। उस समय 95-96 का जो विधानसभा हुआ तो उसमें जमुना निषाद को भाजपा से टिकट मिला था पिपराइच से जी। लेकिन किन्हीं कारणों से वो हार गए। हारने के बाद उनको ये लगा कि
ये बड़े महाराज मैंने आवेद्यनाथ जी की वजह से वो चुनाव हार गए। तो उन्होंने फिर मंदिर छोड़ दिया और मंदिर छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। और समाजवादी पार्टी जब ज्वाइन की तो वही लोकसभा के कैंडिडेट बने। तो अब वो चुनाव तो खैर मजबूती से लड़े, लेकिन योगी जी का ये पहला चुनाव था और युवा थे तो सारे युवा उनके योगी जी के साथ में जुड़ गए, उनके साथ हो लिए, जिसका नतीजा रहा कि योगी जी चुनाव जीते। हाँ, मार्जिन कम था, ये सही है, लेकिन लोग कहते थे कि उस समय जमुना निषाद बढ़त बनाए हुए थे, कोई कहता है कि लाइट गोल करा दिया गया और मंदिर का जो दबदबा था, मंदिर से जो जुड़े थे, इस तरह से मतलब इस तरह की बातें सामने आती थी। पहले तो एक चीज आप दिमाग से हटा दीजिए कि मंदिर का कभी भी दबदबा रहा, मंदिर ने हमेशा लोगों को सेवा भाव के नजरिए से देखा और जो जहाँ था वो सबकी सेवा की। तो अब उस सेवा को अगर आप दबंगई कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए तो वो गलत है। अब लोग उसको मानने लगा कि महाराज जी के करने के नाते हो रहा है, वो मानने लगे कि वो मंदिर से दबाव है, उनका दबंगई है, ये गलत है। महाराज जी का, बड़े महाराज जी इतने सीधे और सरल थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वही हाल योगी आदित्यनाथ का जी। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ये इतने शर्मीले थे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो अपने चुनाव के दौरान मैंने कैसे लोगों के बीच जाते थे। तो ये कहना गलत है कि मंदिर सर, ये तो पहली बार जब चुनाव हुआ था। सर, दूसरी बार क्या हुआ उसके बाद, जब दूसरी बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा? दूसरी बार के बाद कोई बात ही नहीं रहा। उसके बाद तो लगातार उनका वोट का जो परसेंटेज था वो बढ़ता गया। जी हाँ सर, उसके बाद जैसे कि ये भी कहा जाता है कि एक बार ये कहीं ना कहीं भाजपा से ये नाराज भी हो चुके थे और एक बार इन्होंने भाजपा का विरोध करके यहाँ से विधानसभा में एक दूसरे प्रत्याशी को लाके शिव प्रताप शुक्ला जी के सामने खड़ा कर दिया गया था। सर, वो ऐसा क्या नाराजगी थी योगी आदित्यनाथ जी की? दरअसल में मसला ये है कि 1998 में जब ये लोकसभा का चुनाव लड़े जी, तो इनके जो मुख्य चुनाव अभिकर्ता थे वो थे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी। तो वो चूँकि संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे और बीएचयू के अध्यक्ष भी रहे, बाल रोग विशेषज्ञ ही हैं, तो वो चुनाव का संचालन की। तो जब योगी आदित्यनाथ जी महाराज चुनाव जीत गए तो उनको ये पता था कि पार्टी कभी भी साइडान कर सकती है। तो उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी, गोरक्षनाथ पूर्वांचल विकास मंच, तमाम अनुषांगिक संगठनों का विस्तार किया और हिंदू युवा वाहिनी को इस तरीके से विस्तार किया कि पूरे जिले में, पूरे मंडल में बहुत मजबूती के साथ उसका संगठन तैयार किया। ये राधा मोहन जी की सोच थी। और शिव प्रताप शुक्ला चूँकि भाजपा में मंत्री रहे और सारी चीज़ें रहीं, तो थोड़ा सा सीट को लेके मतभेद था, क्योंकि योगी जी चाहते थे कि राधा मोहन दास अग्रवाल जी को टिकट मिले, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिया। तो उनको उन्होंने निर्दल मैदान में उतारा और ये साबित किया कि उनका संगठन माने हिंदू युवा वाहिनी भी मजबूत संगठन है, जिसके दम पे राधा मोहन दास अग्रवाल जी पहली बार चुन के विधानसभा में गए। सर, कहीं ना कहीं ये लगता है क्या कि उसी के बाद ये कहा जाता है कि अगर मठ का हाथ जिसके सर पे हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो ठेला चलाने वाला, रिक्शा चला जाए, कोई आम व्यक्ति हो, अगर मठ का हाथ सर पे हो जाए तो वो यहाँ से मठ अपने जीत एकदम सुनिश्चित कर लेता है। आप मठ मत कहिए उसको, आप ये कहिए कि वो एक आस्था का केंद्र है जी, हर व्यक्ति की मदद करने वाला केंद्र है। आपको आज जानकारी हो तो बतावें कि वहाँ पे संस्कृत विद्यापीठ चलता है जी, वहाँ पे बच्चों की शिक्षा बहुत नॉमिनल उस पर दिया जाता है, उनका भोजन फ्री होता है। आज आप जान लीजिए मंदिर में 2000 लोग पर डे भोजन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनका भक्ति भाव है, मंदिर का भक्ति भाव है, जिसकी वजह से आज ये स्थितियाँ आई कि महाराज जी जिस पे हाथ रख दें कहीं से वो चुनाव जीत जाए। सर, ये तो सांसद तक का था। अब सांसद से लेके मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने कैसे कहा? सर, बताया जाता है कि जब यहाँ पे बीजेपी की जब गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में आई और उस समय राजनाथ सिंह
जी नहीं, जब योगी जी की जब मतलब यहाँ पे जब सरकार आई और प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और लगातार कई लोगों के नाम उस समय चर्चे में चल रहे थे कि मुख्यमंत्री की दावेदार ये है, मुख्यमंत्री कई लोगों का नाम, कई लोगों को ये भी थे कि पूजा पाठ करना शुरू कर दिए थे। बताया जाता था कि उस समय योगी आदित्यनाथ बहुत नाराज रहे, इसके पहले भी कई चर्चाएं आती थी कि इनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। लगातार ये चर्चाएं चलती थी कि जो कैबिनेट के विस्तार में होगा तो योगी आदित्यनाथ को ये पद मिलेगा, लेकिन कोई पद नहीं मिला। क्या लगता है कि उसी से नाराज हुए और योगी आदित्यनाथ जब बीजेपी की दोबारा जब मतलब गवर्नमेंट में यहाँ पे बनी, तो क्या इसी बात से नाराज हुए और लगातार उन्होंने विरोध किया और आज उसी विरोध के कारण वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है? ये ऐसा नहीं है। दरअसल में हमने आपसे अभी बताया कि हिंदू युवा वाहिनी जी उस समय सिर्फ गोरखपुर बस्ती मंडल में हुआ करती थी 98 में, लेकिन 2017 तक वो पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई थी। वो संगठन इतना मजबूत था जिसका कोई हिसाब नहीं, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, कैराना हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो, इलाहाबाद हो, हर जगह हिंदू युवा वाहिनी का विस्तार हो चुका था। जब गाजियाबाद पश्चिम में गाजियाबाद या मेरठ में 2017 के चुनाव में विधानसभा अमित शाह जी ने योगी जी से वहाँ पे भाषण देने के लिए कहा, मैंने कि आप जाइए चुनावी भाषण करिए जी। तो जब महाराज जी को ये लगा कि हमको बुलाया जा रहा, तो महाराज जी गए। वहाँ गए तो उनका जो संगठन था जी, भाजपा नहीं, भाजपा तो अपनी जगह था जी, हिंदू युवा वाहिनी जो था जी, वहाँ एक अजब सा उनके अंदर संचार आया कि वो पूरी ऊर्जा के साथ वहाँ मैदान में आ गए और हजारों लाखों की भीड़ हो गई। तो पहला जो उनका संबोधन था चुनाव के दौरान, उससे अमित शाह जी को लगा कि अरे ये तो गजब के आदमी है भाई, इनके पास तो बिना कहे लोग आ रहे हैं। तो फिर अमित शाह जी ने योगी जी का भरपूर इस्तेमाल किया। पूरे चुनाव में, पूरे यूपी में उन्होंने भ्रमण कराया। इवन योगी जी से उन्होंने कहा कि आप हेलीकॉप्टर ले लीजिए, तो इन्होंने कहा नहीं, हम हेलीकॉप्टर नहीं, हम इधर से चले जाएंगे ट्रेन से, या उधर से ट्रेन से आ जाएंगे, इधर से हेलीकॉप्टर। मतलब ये स्थिति थी। जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बने जी। उसके पहले वो सिन्हा जी का नाम आया था, जो मनोज सिन्हा जी का। तो मनोज सिन्हा जी उस समय काशी विश्वनाथ का दर्शन भी कराए थे। लगातार सब चैनलों पे भी चल रहा था कि और पूजा पाठ करते नजर आ रहे थे मनोज सिन्हा जी। उसमें हुआ क्या कि संघ से चूंकि जुड़े थे और भागवत जी इनको बहुत मानते थे, मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख, हाँ, योगी जी को बहुत मानते हैं जी। आज भी मानते हैं, कल भी मानते थे। तो जो हमारी जानकारी में है, उस समय मोहन भागवत जी, अमित शाह तो इनको डिप्टी सीएम बनाना चाह रहे थे जी, लेकिन जब मोहन भागवत जी का हस्तक्षेप हो गया कि नहीं भाई आप ऐसा है कि अच्छा, मोदी जी से उन्होंने कहा, जैसा कि हमें लोग बताते हैं जी, कि मोहन भागवत जी ने मोदी जी से फोन पर बात की, उनसे कहा, तो उनका कोई बात नहीं है, योगी जी को बना दिया जाएगा और आनंद फानंद में योगी जी को लखनऊ बुलाएगा और दिल्ली बुलाएगा। सर, जैसे हम लोगों को जो पता चला कि उस टाइम हम लोग भी उस चुनाव का कवरेज किए थे, और ये बताया जाता था कि योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली बुलाया गया, और दिल्ली बुलाया गया तो कुछ नाराज होते गए और कई मीडिया वहाँ पे पहुंची थी मंदिर पे, तो योगी आदित्यनाथ ने मीडिया वालों से मिलने से मतलब मना कर दिया था। फिर हम लोग सवेरे वहां पहुंचे और सवेरे ये कहा जाता है कि उनके लिए चॉपर आया है और उनको तत्काल दिल्ली बुलाया गया है, और फिर 2 बजे 3 बजे करीब आता है कि उत्तर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद के लिए, और एक डेट भी फाइनल कर दिया कि शपथ ग्रहण करेंगे जी। सर, उसके बाद तो ये सिलसिला चलता रहा और एक मुख्यमंत्री बन गए वो। सर, दूसरी बार क्या रहा उनका, क्या जनता उनसे पसंद की या उनको शेष नेतृत्व तो अभी भी पसंद कर रहा है? देखिए, एक चीज तो आप जान लीजिए, अब तक हमारी भी उम्र हो गई है, अब तक जो मैंने राजनीति और राजनीति का ककारा जाना और सीखा है,
उससे एक बात बहुत साफ है कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे देश में कोई नहीं हो सकता। ऐसा मुख्यमंत्री जो हर दिन किसी न किसी जिले के दौरे पे, विकास कार्यों के निरीक्षण में, लोकार्पण शिलान्यास में हर दिन कवर करता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। पहले अगर आप याद करिए तो कोई मुख्यमंत्री पश्चिम के जिलों में कभी एक आध बार किसी जिले में चला गया तो चला गया जी, लेकिन योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम का जिला पिछले 6-7 सालों में एक एक जिले में मुझे लगता है कि कम से कम 15 से 20 बार उनका दौरा आज तक में हो चुका है। और हमने कहा ना कि वो हर दिन उनका जो होता है वो इस तरीके का होता है कि आज हमको यहाँ जाना है, आज हमको वहाँ जाना है, आज हमको ये काम देखना है। तो जिस व्यक्ति के दिमाग में परमानेंट ये चलाओ कि हमें हमारे प्रदेश के लोगों का कैसे जीवन स्तर सुधारना है, बढ़ाना है, जिसके दिमाग में ये भावना हो, जिसके दिमाग में ये बात हो, तो वो मुख्यमंत्री क्या अभी क्या इसके बाद भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे। सर कभी कई आरोप भी योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े ब्राह्मण विरोधी है योगी, लगातार इस तरह के आरोप उनके लगते हैं। ये सब आरोप बेकार की बातें, इसलिए कि हम तो ये जानते हैं कि सर्वाधिक ब्राह्मण मठ से जुड़े हुए हैं और योगी जी मुझे लगता है कि सर्वधर्म समभाव वाले व्यक्ति हैं, वो सबको मानते हैं। आप सोचिए उनके पीछे सारे मुसलमानों का इलाका है, मुस्लिम विरोधी भी कहा जाता है उनको, उनके पीछे सारे मुसलमान हैं, लेकिन जब मंदिर में मेला लगता है तो दुकानें उन्हीं की लगती हैं। आप ये जान के ताज्जुब करेंगे कि उनका जो व्यवसाय है मुसलमानों का या मुस्लिम वर्ग का अधिकतर मंदिर के आसपास से जुड़ा हुआ है। और महाराज जी हर व्यक्ति का ख्याल रखते हैं, ये उनकी खासियत है। उनको ये पता है कि हमारा अगर कोई साथी कहीं दुखी है या परेशान है तो अगर उन तक संदेश पहुंच गया तो आप ये समझ लीजिए कि महाराज जी उनके लिए उसी तरीके से हैं जैसे घर का अभिभावक। सर अभी तो एक छात्र से संत, संत से सांसद, सांसद से मुख्यमंत्री, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी को एक और नाम दे दिया गया है जो विदेशों में भी चर्चा है, बुलडोजर बाबा। सर तो क्या लगता है कि किसी के मकान पे मतलब बुलडोजर चल जा रहा है? कहते हैं कि लोग अब तो कोर्ट संविधान का कोई मतलब ही नहीं है, जहां कल की बाबा का बुलडोजर चल जाए। सर इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए। देखिए ऐसा है, एक बात तो समझ लीजिए कि कहावत है बहुत पुरानी, गेहूं के साथ कभी कभी खून भी पी जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भूमाफिया और तमाम तरीके के अपराधी गैंग बना के काम करते हैं या करते थे, आज जो भी कार्रवाइयाँ हो रही उनके खिलाफ हो रही हैं। आप सोचिए सैकड़ों एकड़ ज़मीन इलाहाबाद में अतीक जी कब्जा लेते हैं, मुख्तार जी कब्जा लेते हैं। तो अब मान लीजिए हमारी ज़मीन है, दूसरा कब्जा करके मकान बना लिया तो हम कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस कहेगी भैया रेवेन्यू का मामला है, आप डीएम साहब से मिलो। फिर हम जाएंगे कोर्ट। कोर्ट जब आदेश कर देगा तो प्रशासन अपना काम करेगा। तो योगी जी वही करते हैं, उनको जहाँ लगता है कि सही है तो वहाँ सही करते हैं। सर ये भी चर्चा है कि जेलों में मौतें बहुत हो रही, जो भी माफिया हैं जेलों में मौतें हो जा रही, इसको लेके भी चर्चा का विषय देखिए बना रहता है। पुलिस कस्टडी में किसी को गोली मार दिया जा रहा है, और अभी मुख्तार वाले में ही कई आरोप लगा कि उनको कई दिनों से खाने में जहर मिला कर दिया जाए। इस तरह के भी जो आरोप लग रहे हैं। देखिए एक्चुअल में है क्या, जो आदमी सुविधा भोगी हो जाता है, जैसे जो हमेशा राजपाट में रहा हो और उसको अचानक जेल जाना पड़ जाए तो उसका राजपाट तो चला गया। अब जेल में अगर वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो आदमी अपने आप में तिल तिल के मर जाएगा, उसको बढ़िया भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा। तब ये कह देना भाई जहर मिला दिया गया, ठीक है, उनके भाई ने आरोप लगाया तो उसका जांच हो रहा है, मजिस्ट्रेट की जांच हो रही है, बोर्ड ने बाकायदे पोस्टमार्टम किया है, तो सारी जांचें हो रही हैं। अब अगर सरकार उसको रोक देती, मुख्यमंत्री जी हमारे यदि उसको रोक देते तो हम मान लेते कि हाँ मुख्यमंत्री जी हमारे गलत है। लेकिन जब वो सारी प्रक्रिया जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो
नियमानुसार होती है, वो सारी प्रक्रिया चल रही है, मजिस्ट्रेटी जांच चल रही, कोर्ट से जांच चल रही, सब चल रही है। तो हम कैसे कह दें कि उसमें प्रशासन का या वो किसी और का हाथ है। सर अंतिम सवाल अब जी, उन्होंने छात्र से संत, संत से सांसद, सांसद से मुख्यमंत्री, एक नाम नया का बुलडोजर बाबा। अब किस रूप में गोरखपुर की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता या भारत की जनता अब किस रूप में उनको देखना चाहती है? देखिए हम तो बताना, योगी जी जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आप समझ लीजिएगा देश सुधर जाएगा। मैं ये जानता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति यूपी को सुधार दे, यूपी को जो व्यक्ति सुधार दे, हमारे महाराज जी ने यूपी को सुधार दिया। और आज आप देखिए, गीडा या तो वीर बहादुर सिंह के टाइम में डेवलप हुआ या योगी जी के टाइम में डेवलप हो रहा है। आप देखिए तमाम निवेश हो रहे हैं। तो जब निवेश होगा तो क्या यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। होता क्या है, लोकल लोग को कंपनियां इसलिए नहीं रखना चाहती हैं कि जब आदमी लोकल होता है तो राजनीति करता है, तो जो भी 200, 500, 1000 करोड़ निवेश करेगा वो राजनीति नहीं चाहेगा। तो इस नाते लोकल लोगों को कम तवज्जो दी जाती है, या दी जाती है तो ठेकेदार के जरिए दी जाती है, ताकि आप अगर कुछ करेंगे तो भाई आपका मालिक ठेकेदार है, आप अच्छा करेंगे तो रहेंगे, नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। तो क्या लगता है कि अब जो अगला चुनाव 2029 में आने वाला चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ दावेदार रहेंगे प्रधानमंत्री पद के? पूरी तरह से रहेंगे, और होना भी चाहिए। इस देश में ऐसा मुख्यमंत्री कोई एक हो तो हमको बता दीजिए। योगी जी जैसा कोई यदि मुख्यमंत्री हो पूरे देश में तो हमको बता दीजिए। नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आदमी 24 घंटा 7 दिन कंटिन्यूटी बरकरार रखा हुआ है, योगी जी जितना दौड़ते हैं, जितना भागते हैं, उतना उनके जो सहयोगी हैं उतना दौड़ भाग कर रहे हैं, तो बहुत लोग की तबीयत खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल ये हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह सी, जो अभी भी मुख्यमंत्री के मीडिया सेल में भी है और इनका 1995 से ही मंदिर से लगाव रहा। और इन्होंने योगी आदित्यनाथ के छात्र, संत, सांसद, मुख्यमंत्री तक के जो सफर का उसके बारे में बताया। और इन्होंने ये भी कहा है कि अब भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और गोरखपुर की जनता ये भी चाहती है कि 2029 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के दावेदार हो। ऐसी और खबरों के साथ बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहल 24।